प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो टर्नर सिंड्रोम है यानी कि लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स जो होते हैं उन क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी के कारण कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं और उनका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उनसे कौन कौन सी विकृतियाँ हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आज हमारे लिए पढ़ना है वो ये है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जो कि मतलब कि जो हमारे लिंग गुणसूत्र थे उन गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण मैंने 2 टाइप्स प्रीवियस क्लास में बताए थे। फर्स्ट था टर्नर सिंड्रोम और सेकंड था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम को हमने प्रीवियस क्लास में ब्रीफ में पढ़ा, आज हमारे लिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को पढ़ना है। तो जैसे टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स 0 हो जाता है यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम अनप्रेजेंट होता है तो इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसी प्रकार से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो मेनली मेल्स में होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोमल मेकअप होता है वो 44 प्लस XXY हो जाता है और ये जो है वो मेल में होता है। और इस डिसीजेस में क्या होता है कि 44 ये हमारे ऑटोसोम्स हैं, इन्हें हमने 2A लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपको पता है कि मेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं X और Y, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हैं क्योंकि यहाँ पे एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2A प्लस 3 हो जाएगा, 3 क्रोमोसोम। और यहाँ जो टोटल यदि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो वो हमारी 47 हो जाएंगे, जबकि आपको पता है कि जो नॉर्मल मेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया है जिस कारण इसका जो क्रोमोसोमल मेकअप है वो 47 हो गया है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है तो 47 होती है। और यदि पूछा जाए कि किस गुणसूत्र में किस गुणसूत्र के अतिरिक्त होने के कारण होता है तो ये X गुणसूत्र के अतिरिक्त होने के कारण होता है। अब यदि हम बात करें कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इस सिंड्रोम की डिस्कवरी किसने की है तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसकी जो डिस्कवरी है वो हैरी एच क्लाइनफेल्टर ने की है। हैरी एच क्लाइनफेल्टर और हैरी एच क्लाइनफेल्टर ने इसकी डिस्कवरी की है, इसी कारण इस सिंड्रोम को हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब यदि हम देखें कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इस सिंड्रोम के सिम्टम्स कौन कौन से हैं यानी कि हम कैसे निश्चित करेंगे कि ये हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो इसके जो लक्षण हैं वो मेनली ये है कि जो मेल होगा उसका जो टेस्टिस है वो अल्प विकसित होगा, उसकी जो जनन करने की उसमें क्षमता है वो क्षमता नहीं पाई जाएगी और जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये रहेगा कि जो हमारा मेल है वो स्ट्राइल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, चूँकि यहाँ पे एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ है और X क्रोमोसोम फीमेल के लिए डिटरमिनाइज करता है तो एक X क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने के कारण जो हमारा मेल रहेगा उस मेल में कुछ जो लक्षण हैं वो फीमेल्स के आ जाएंगे और जो उसका उसकी जो मानसिकता होगी या जो उसकी इंटेलिजेंस पावर होगी वो मानसिक रूप से विकलांग रहेगा, यानी मानसिक क्षमता उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा और उसका जो हाइट है उसकी हाइट नॉर्मल रहेगी, उसकी हाइट ग्रोथ नहीं करेगी। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो मेल रहेगा उसमें कभी भी जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाएगी और उसका जो शरीर है उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहेगा इस सिंड्रोम से जितने भी जो मेल्स हैं उन मेल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होगी। देन अभी हमने पढ़ा कि लिंग गुणसूत्र में उनके जो क्रोमोसोम्स हैं
उनमें गड़बड़ी के कारण टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रहते हैं। अब यदि हम बात करें डिफरेंसेस बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में होता है, क्लाइनफेल्टर जो है वो मेल्स में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें जो हमारी फीमेल है वो स्ट्राइल यानी कि बंद रहेगी, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें हमारे मेल रहेंगे वो स्ट्राइल रहेंगे। और जो टर्नर सिंड्रोम है उसके क्रोमोसोमल मेकअप के लिए हम 44+X0 से दर्शाएंगे, और जो हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके क्रोमोसोमल मेकअप को 44+XXY से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारे ऑटोसोम्स हैं यानी कि ऑटोसोमल गुणसूत्र हैं। आपको पता है कि कोई भी गुणसूत्र हो उस पर जीन्स पाए जाते हैं, तो जो हमारे ऑटोसोमल जीन है उस जीन में उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन से आनुवांशिक विकार होते हैं, यानी कि जीन के उत्परिवर्तन यानी कि जीन में म्यूटेशन के कारण कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि ये म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन क्या है, तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो उत्परिवर्तन है वो अचानक से हमारी बॉडी में आते हैं, और अचानक से होने वाले ऐसे परिवर्तन या ऐसे चेंजेस जो आनुवांशिक होते हैं, आपको पता है आनुवांशिक रहेंगे तो उनकी हेरिडिटी होगी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो ऐसे उत्परिवर्तन या ऐसे अचानक परिवर्तन जो कि आनुवांशिक होते हैं और वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिटेड होते हैं, इनको हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जब जीन में उत्परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ विकृति जरूर होगी, क्योंकि जीन है उसकी संरचना वैसे ही फिक्स रहती है, उसके वर्क भी फिक्स है, लेकिन उसमें यदि कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो किस प्रकार से होगा। तो इससे जो डिसीजेस हैं वो है हमारे ऑटोसोमल जीन में उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिक विकार, और उसमें जो मेनली हमारे लिए पढ़ना है एल-कैप्टोन्यूरिया क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, एल्बिनिज्म क्या है, इन सभी के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एल-कैप्टोन्यूरिया की, एल-कैप्टोन्यूरिया की, तो जो हमारा एल-कैप्टोन्यूरिया है, इस एल-कैप्टोन्यूरिया की जो खोज है वो गैराउड नामक साइंटिस्ट ने की थी। गैराउड, ये जो गैराउड है इन्होंने बताया कि जो हमारी बॉडी में एक होमोजेनिस्टिक एसिड होता है, होमोजेनिस्टिक एसिड होता है। इस एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम होता है ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम, तो जो हमारा होमोजेनिस्टिक एसिड है इसको तोड़ने वाला ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने वाले जो जीन है उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है। देन म्यूटेशन के कारण जो एंजाइम है ऑक्सीडेज उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और ऑक्सीडेज एंजाइम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो टूट नहीं पाएगा, और वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होता जाएगा, और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, उसकी स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी, तो जो होमोजेनिस्टिक एसिड रहेगा वो एसिड बढ़ता जाएगा, उसका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा, और इस लेवल के बढ़ने से जो हमारा यूरिन है
उस यूरिन के साथ ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है वो निकलने लगता है, और जब यूरिन के साथ ये होमोजेनिस्टिक एसिड निकलता है तो जैसे ही जो यूरिन है वो हवा के संपर्क में आती है तो वो ब्लैक हो जाती है। और इस कारण इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ब्लैक यूरिन इस कारण होती है कि ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो हमारा यूरिन है वो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक यूरिन। ब्लैक यूरिन के कारण इस डिसीजेस को हम ब्लैक यूरिन डिसीजेस भी कहते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। और इसे हम यदि इसका सेकंड नेम देखें कि इसका निक नेम क्या है तो उसे हम ब्लैक यूरिन डिसीजेस कहेंगे, ब्लैक यूरिन डिसीजेस, ब्लैक यूरिन डिसीजेस। तो इस प्रकार से देखा कि एल्केप्टोन्यूरिया क्या है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म को। इस एल्बिनिज्म और फिनाइल कीटोन्यूरिया को पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक को डिस्कस करना है, वो है सुपर मेल और सुपर फीमेल। सुपर मेल, सुपर मेल और सुपर फीमेल। यहाँ पे यदि हम इसके नाम से ही देखें तो यहाँ सुपर मेल है, यानी कि जो मेल है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर होंगे। तो जो सुपर मेल होता है उस मेल में क्रोमोसोमल जो मेकअप होता है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, और इसका सुपर मेल का जो क्रोमोसोमल मेकअप है वो 44 प्लस एक्स बाय वाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बाय क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कि नॉर्मल मेल से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो टोटल क्रोमोसोम है वो 47 हो जाएंगे। और जो इस प्रकार की जो मेल्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, यानी कि आक्रामक होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और यदि हम बात करें सुपर फीमेल की तो इसका जो क्रोमोसोमल मेकअप है इसे हम 44 प्लस XX से दर्शाएंगे, 44 प्लस XX, यानी कि टोटल जो क्रोमोसोम है वो 47 हो जाएंगे और एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस प्रकार की जो फीमेल्स होती हैं उनको हम सुपर फीमेल्स कहते हैं। तो आज हमने जितने भी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है उनको यदि आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उन्हें नोट भी कर सकते हैं।